हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, या यूं कह सकते हैं कि इसके बिना जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो अधूरा है। ये चैप्टर है सिंटैक्स। सिंटैक्स ये हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है और इंटरमीडिएट के बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे भी किसी भी भाषा का एक डीप अगर नॉलेज लेना है तो जाहिर सी बात है उसके अरेंजमेंट्स के बारे में हमें पहले सीखना चाहिए। हम बात करते हैं सिंटैक्स की। ये सिंटैक्स शब्द क्या है और ये शब्द आया कहां से है? सिंटैक्स शब्द जो है ये सिंटैक्स ग्रीक भाषा के शब्द साइंटैक्सिस से आया हुआ है। ये ग्रीक भाषा में है और इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है, दो शब्दों को जोड़ के बना हुआ है। साइन मीन्स साथ साथ यानी टुगेदर, टैक्सिस मीन्स पुट इन ऑर्डर यानी अरेंजमेंट। इट मीन्स जो सिंटैक्स का मतलब है अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। आप वाक्य पढ़ते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप पढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस जो है वो एक नॉर्मल तरीके से आप देखते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड या नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इन सब से मिलकर बना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन सब का प्रयोग हम करते कैसे हैं, कैसे इनका यूज करते हैं। हम कैसे जानेंगे कि हमें कब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, कब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पलटने से क्या अर्थ में परिवर्तन आता है। अच्छा, इन सभी चीजों को जानने के लिए हम पढ़ते हैं सिंटैक्स। अब बात करते हैं सिंटैक्स शब्द को कि मैं सिंटैक्स शब्द तो आपको पता चला, सिंटैक्स होता क्या है। प्रश्न अब ये है कि सिंटैक्स पढ़ने की शुरुआत हम कहाँ से करें। भाई किसी चीज का इंट्रोडक्शन, किसी चीज की शुरुआत हमें करनी पड़ती है, उसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले सिंटैक्स की डेफिनेशन क्या है। द करेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी हिंदी में इसको कहेंगे वाक्यों में शब्दों के उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करने की क्रिया विधि को सिंटैक्स कहते हैं। अब ये प्रश्न है, ये तो सिंटैक्स का मतलब पता चल गया कि सिंटैक्स कहाँ से आया। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड रहा होगा और फिर उसको थोड़ा प्योरीफाई किया गया और ये वर्ड बनके सिंटैक्स आपके सामने आया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सिंटैक्स को हम शुरुआत कैसे करें और इसकी कैसे हम कहाँ से मतलब स्टडी शुरू करें जो हम पूरा कंप्लीटली इसका नॉलेज ले सकें। तो इसके लिए हम चलते हैं कहाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अच्छे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द दे। वैसे देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज एक घर है, हम इसको मान लेते हैं एक घर है, और किसी घर में प्रवेश करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दरवाजों और खिड़कियों की। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के दरवाजे हैं। यानी अगर हमें लैंग्वेज में प्रवेश करना है तो फिर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर हम इंग्लिश नॉलेज पूरी तरह नहीं प्राप्त कर सकते। टेंस पढ़ते हैं, कितने होते हैं टेंस हैं, ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले टेंस को तो हम पढ़ लेंगे, पर किसी भी टेंस के किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। अब इनके बारे में हम आपको बताएंगे, डीपली बताएंगे। हालांकि आज हम केवल इतना बता रहे हैं। अब इसमें आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे आपका नाउन है,
संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एंड प्रीपोजिशन संबंध बोधक, एंड कंजक्शन समुच्चय बोधक। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रश्न उठता है कि हम डिटरमिनर का यूज करते हैं, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि डिटरमिनर हम किसके साथ और कैसे यूज करते हैं। डिटरमिनर मीन्स आर्टिकल। आर्टिकल को हम हिंदी में बोलते हैं उपपद। और आर्टिकल हम कैसे यूज करते हैं? आर्टिकल का जो यूज है वो हमारी लैंग्वेज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम आर्टिकल का सही यूज नहीं जानते हैं तो अधिकतर हम गलतियां करते हैं, अधिकतर, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज होना हमारे पास बहुत जरूरी है। आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करते हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल शब्द जो है, इसका मतलब मैंने आपको बताया है उपपद के नियम। अब प्रश्न है आर्टिकल है क्या और ये कितने होते हैं, इनका यूज कैसे होता है और किस तरह से होता है, ये हम आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही एक्सप्लेनेटिव तरीके से समझाएंगे कि हम आर्टिकल का यूज किस तरह से करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि ए एंड द यूज किया करते हैं, कहाँ पर क्या यूज होना, कहाँ पर नहीं यूज होना, ये सारी चीजें हम आपको रूल्स ऑफ आर्टिकल में समझाएंगे। अब ये है कि रूल्स ऑफ आर्टिकल में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल हैं कितने प्रकार के। अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल कितने हैं और उनका कैसे यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे डीपली। हम एक बार आपको फिर बता दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका ज्ञान होना तो आपका बहुत जरूरी है। नाउन क्या है, नाउन कितने हैं, नाउन कैसे यूज होते हैं एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट्स, और प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं और उन सारे प्रोनाउंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं। मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी हम कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, कोई ऐसे पढ़ते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं किसी महान राइटर ने कभी कभी ही या शी के यूज में डिफरेंस किया है, तो मोस्टली कंफ्यूज होते लोग हैं कि भाई इनका प्रयोग हम कैसे करें। और ये राइटर ने किया है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा राइटर है, फेमस है और वर्ल्ड वाइड है, तो फिर ये राइटर गलत तो नहीं लिख सकता है। तो हम इसमें सीखेंगे कि हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन के यूज लाइफ में कैसे करते हैं, सेंटेंस में कैसे करते हैं, ग्रामर में उसको कैसे यूज किया जाता है। हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण कितने तरह का होता है, कई प्रकार के होते हैं, और किस विशेषण को हम कैसे यूज करते हैं और किसका क्या वैल्यू है, वाक्य में उसकी क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। और विशेषण के बाद फिर जो मुख्य होता है वर्ब। कहा जाता है कि वर्ब यानी क्रिया। क्रिया तो हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। कर्ता क्रिया के बिना अधूरा है और क्रिया कर्ता के बिना है ही नहीं। ठीक, अब क्रिया का जानना बहुत जरूरी है। अब हमारी क्रियाएं कितनी होती हैं, वर्ब कितने होते हैं इंग्लिश में, और किस वर्ब का यूज कैसे करते हैं। जैसे हम पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव को बनाते समय कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे सामने आते हैं कभी कभी। तो हमें ये सब इसी चैप्टर को पढ़ने से पता चलेगा कि कौन से वर्ब हैं जो हम पैसिव में यूज करते हैं, कौन से वर्ब हैं जो हम पैसिव में नहीं यूज करते हैं, जिसका कोई भी मतलब ही नहीं है। फिर हमारा एडवर्ब आता है। अच्छा, एडवर्ब भी मायने रखता है। अधिकतर हम जब एडवर्ब यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कोई एडवर्ब कहीं भी लगा देते हैं, जबकि आपको पता है जिस प्रकार मनुष्य का हर रिश्ता अपनी अलग अलग वैल्यू रखता है, उसी प्रकार वाक्य में हर शब्द अपनी अलग अलग वैल्यू रखता है। अगर हम इधर से उधर करेंगे तो शब्द
अपना स्थान तो बदलेगा ही, बल्कि वो उस सेंटेंस का अर्थ भी बदल देगा। तो जाहिर बात है एडवर्ब का प्रयोग हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे वाक्य में। अब इसका काम क्या है, डीप में तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता रहे हैं। प्रीपोजिशन ही तो है जो हमें कर्ता और उसके साथ आने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स, उनके कॉम्प्लीमेंट्स या उनके जो भी हैं, उनके साथ उन सब्जेक्ट का क्या संबंध है, ये हमें प्रीपोजिशन ही बताता है। अगर प्रीपोजिशन गलत है तो फिर वाक्य का अर्थ पूरी तरह गलत हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि शब्द अपना स्थान बदलने से अपनी वैल्यू और अपना अर्थ दोनों बदल देते हैं। तो ये तो सही है कि जब हम शब्दों को बोलें, वाक्य को बोलें, तो फिर हमें बोलते समय ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारा शब्द, उसका वैल्यू क्या है, उसकी पावर क्या है। और अगर शब्द इतने महत्वपूर्ण न होते तो हमारे महान कवि, लेखक ये सब क्यों लिखते। बात आपने पढ़ा होगा या आपने कबीर जी का दोहा पढ़ा होगा, हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यानी शब्द अगर गलत भूल गया तो वो बहुत गलत अर्थ डालेगा, गलत इंपैक्ट डालेगा आपके सुनने वाले। फिर बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन माने ये, इसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कनेक्टर भी बोला जाता है। और अब कंजक्शन समुच्चय बोधक, वाक्यों के बीच में, दो सब्जेक्ट्स के बीच में और ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या कनेक्शन है, उनकी क्या वैल्यू है और कैसे चलते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है कंजक्शन। अच्छा, इंटरजेक्शन। अब प्रश्न ये उठता है कि इंटरजेक्शन का काम क्या है। आपको बताएगा, इंटरजेक्शन मीन्स हमारे इमोशंस। इंटरजेक्शन का प्रयोग हम बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, ये हम इमोशंस में करते हैं। वो इमोशन, अब वो ओवरजाइंग के हो सकते हैं, एक्सट्रीम सैडनेस हो सकती है, एक्सट्रीम वंडर हो सकता है। मतलब हमारे अंदर जितने इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको व्यक्त करने के लिए हमारे पास इंटरजेक्शन है। हालांकि विलियम शेक्सपियर ने तो ये लिख दिया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द इमोशंस ऑफ एनीबडी। इमोशंस को तो कलेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ शब्दों के द्वारा हम वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा बताए गए उसके इमोशन, उसकी फीलिंग्स, उसका एक्साइटमेंट, उसकी सैडनेस, ये सारी चीजें हम इंटरजेक्शन के द्वारा समझा सकते हैं या बता सकते हैं। अब आपके समझ में आया ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कितना और कितना महत्वपूर्ण है अंग्रेजी भाषा को जानने के लिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले, थोड़ी देर पहले, आर्टिकल की। तो आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल शब्द कहाँ चला गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। इन सभी को पढ़ने से पहले हमारा क्वेश्चन बनता है आर्टिकल का, क्योंकि डिटरमिनर यानी पहले आता है। तो जायज बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के लिए हमारे पास आर्टिकल का एक डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग आप करेंगे तो, लेकिन मे बी आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, आपकी स्पीकिंग में आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, राइटिंग में आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो इसलिए हम बात करेंगे आर्टिकल की, और रूल्स ऑफ आर्टिकल आपको हम डीपली समझाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग देखते रहिएगा। ये सारे जितने भी सिंटेक्स हैं मैं वन बाय वन डीपली आपको समझाऊंगा, जो बहुत सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। इसको कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अभ्यर्थी इसे देख सकता है और सीख सकता है। कोशिश मैं करूंगा कि आपको प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वैल्यू, प्रत्येक मीनिंग
इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एंड सिंटेक्स की समझ में आए। ओके, थैंक यू।